नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, ये कोई आम क्लास नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और आपने लेखपाल की परीक्षा में भी देखा होगा कि कॉन्सेप्ट आधारित परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। फैक्ट से ज़्यादा तथ्यों पर बात की गई है और तथ्य ऐसे हैं जो कॉन्सेप्चुअल हैं, तो उन्हें तैयार करने के लिए आज की ये क्लास डिजाइन की गई है। और इस क्लास में सभी कॉन्सेप्ट पर बात होगी जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। रही बात आज के इस वीडियो की पीडीएफ की, तो यूपी पुलिस बैच, यूपी लोअर पीसीएस बैच और यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2026 बैच में ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जिससे आपकी तैयारी बहुत आसान और सरल हो जाएगी। आप निरंतर तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे नोट्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, वहां पर आप मैसेज करिए और अपने एग्जाम से जुड़ जाइए। सुव्यवस्थित नोट्स मिलेंगे और लेखपाल पेपर में हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा उपयोगी रहा। पेपर का एक बड़ा हिस्सा हमारे कंटेंट से आया, जिससे छात्रों का बहुत लाभ हुआ। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है। बहुत सुव्यवस्थित नोट्स आपको मिलने वाले हैं, वन लाइनर फॉर्म में भी, और जिससे आपका टॉपिक का रिवीजन आसान हो जाता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। तो अभी हम अर्थव्यवस्था का रिवीजन करने वाले हैं और कॉन्सेप्ट बेस ये क्लास है, तो थोड़ा बोर हो सकते हैं आप, लेकिन क्लास में अंत तक बने रहिएगा तो बहुत मज़ा आएगा। शुरुआत करते हैं अर्थव्यवस्था के मूल शब्द और परिभाषाओं से। अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स, यह धन और संसाधनों के प्रबंधन का विज्ञान है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। इनकी पुस्तक का नाम द वेल्थ ऑफ नेशंस है, जो 1776 में प्रकाशित हुई थी। इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अर्थव्यवस्था, जब अर्थशास्त्र के नियमों को किसी देश या क्षेत्र में लागू किया जाता है तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जहां उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों या कंपनियों का अधिकार होता है और मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, तो वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। उदाहरण के लिए अमेरिका। समाजवादी अर्थव्यवस्था, जहां उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है और मुख्य उद्देश्य जन कल्याण होता है, जैसे पूर्व सोवियत संघ। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र मिलकर काम करते हैं। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी, वह अर्थव्यवस्था जहां ना तो आयात होता है और ना ही निर्यात। बाहरी दुनिया से कोई व्यापारिक संबंध नहीं होता है। प्राथमिक क्षेत्र क्या है? यह सीधे प्रकृति से जुड़ा होता है, जैसे कृषि है, पशुपालन है, मछली पालन है और खनन है। इसे कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। द्वितीयक क्षेत्र क्या है? सेकेंडरी सेक्टर। इसमें प्राथमिक क्षेत्र के कच्चे माल का उपयोग करके नई वस्तुएं बनाई जाती हैं। इसके अंतर्गत विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग आता है, कारखाने, उद्योग, कपड़ा मिल आदि। तृतीय क्षेत्र क्या होता है? टर्शरी सेक्टर। यह सेवाओं से जुड़ा होता है, जैसे बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन और संचार। भारत की जीडीपी में इसका सबसे बड़ा योगदान है। अब हम बात कर लेते हैं सकल घरेलू उत्पाद की, जीडीपी की, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य जीडीपी कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य जीडीपी कहलाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी में विदेशी लोगों द्वारा भारत में कमाई गई आय को घटा दें। अगर जीडीपी में से विदेशी लोगों द्वारा भारत में कमाई गई आय को घटा दें और भारतीयों द्वारा विदेश में कमाई गई आय को जोड़ दें तो जीएनपी प्राप्त होता है। इसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। जीएनपी का फार्मूला होता है जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, यानी कि जो विदेशियों ने भारत में कमाई उसको घटा दें और जो भारतीयों ने विदेश में कमाई उसको जोड़ दें, तो ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद आता है, जीएनपी। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी में से मूल्य ह्रास घटाने पर एनएनपी प्राप्त होता है। यही देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय होती है। प्रति व्यक्ति आय,
देश की कुल राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय निकलती है। यह देश के विकास का सबसे अच्छा पैमाना है। मुद्रास्फीति या महंगाई, जब बाजार में वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएं और मुद्रा पैसे की क्रय शक्ति खरीदने की क्षमता कम हो जाए तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। क्या मुद्रास्फीति क्या है? इन्फ्लेशन क्या है? महंगाई क्या है? जब बाजार में वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएं और मुद्रा यानी कि पैसे की क्रय करने की शक्ति यानी कि खरीदने की क्षमता कम हो जाए। उदाहरण के लिए, कल तक आप 100 रुपए में 1 किलो दाल खरीदते थे, अगर आज आपको वही दाल 150 रुपए में मिलती है तो महंगाई बढ़ गई है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है और मुद्रा की क्रय करने की शक्ति कम हो गई है यानी कि खरीदने की क्षमता घट गई है। अब 100 रुपए में आप 1 किलो दाल नहीं खरीद पाएंगे। तो क्या है? ये मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन है, महंगाई है। मुद्रा संकुचन क्या होता है? डिफ्लेशन क्या होता है? मंदी क्या होती है? यह महंगाई का उल्टा है। जब बाजार में वस्तुओं की कीमतें लगातार गिरने लगें और मुद्रा की कीमत बढ़ जाए, यानी कि जब दाल आप कल तक 100 रुपए में जो खरीद रहे थे 1 किलो, आज अगर आपको वो 80 रुपए प्रति किलो मिलने लगे तो ये क्या है? मुद्रा संकुचन है, मंदी है। यह महंगाई का उल्टा है। जब बाजार में वस्तुओं की कीमतें लगातार गिरने लगती हैं और मुद्रा की कीमत बढ़ जाती है। स्टैगफ्लेशन क्या है? यह अर्थव्यवस्था की सबसे खराब स्थिति है, जब देश में महंगाई और बेरोजगारी दोनों एक साथ उच्च स्तर पर पहुंच जाएं। हेडलाइन मुद्रास्फीति क्या होती है? बाजार में सभी वस्तुएं, खाद्य और ईंधन सहित की कुल महंगाई दर यह बहुत जल्दी बदलती है। कोर मुद्रास्फीति क्या होती है? हेडलाइन महंगाई में से जब खाद्य और ईंधन की कीमतों को हटा देते हैं क्योंकि इनके दाम बहुत तेजी से ऊपर और नीचे होते हैं। जैसे अभी वर्तमान में आप गैस के, पेट्रोल के, डीजल के दाम बहुत तेजी से ऊपर होते हुए देख रहे हैं। जब पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है तो होटल का खाना भी महंगा हो रहा है, तो फूड भी महंगा हो रहा है। WPI थोक मूल्य सूचकांक, ये थोक बाजार में वस्तुओं की कीमतों में बदलाव को मापता है। भारत में इसे वाणिज्य मंत्रालय जारी करता है। इसमें केवल वस्तुएं शामिल होती हैं, सेवाएं नहीं। CPI की बात करें, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात करें, तो ये फुटकर बाजार में महंगाई मापता है। RBI वर्तमान में अपनी नीतियां बनाने के लिए इसी CPI का उपयोग करता है। गिनी गुणांक की बात करें, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। यह किसी देश में आय की असमानता को मापता है। इसका मान 0 होने पर पूर्ण समानता होती है और 1 होने पर पूर्ण असमानता के बीच होता है। लॉरेंज वक्र की अगर बात करें तो यह भी देश के लोगों के बीच धन और आय के वितरण की असमानता को ग्राफ के माध्यम से दर्शाता है। फिलिप्स वक्र की अगर बात करें तो यह दर्शाता है कि महंगाई और बेरोजगारी के बीच उल्टा संबंध होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। हालांकि स्टैगफ्लेशन में यह नियम फेल हो जाता है। लाफर वक्र की अगर बात करें तो ये कर की दर और सरकार की कर से होने वाली कुल कमाई के बीच संबंध बताता है। बहुत ज़्यादा टैक्स लगाने से सरकार की कमाई घट जाती है। ठीक है, मैं ये सारी चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ। हो सकता है कुछ लोग कमेंट करें कि लोअर के सिलेबस में ये सारी चीज़ें नहीं लिखी हैं, लेकिन आपको एक चीज़ अभी दिखाऊंगा मैं आगे, जो लेखपाल के सिलेबस में नहीं लिखी थी लेकिन परीक्षा में पूछी गई थी। तो अर्थव्यवस्था में काफ़ी कुछ आता है, ज़रूरी नहीं कि वो सिलेबस में लिखा हो और वो आपसे पूछे। अवसर लागत, किसी एक विकल्प को चुनने के लिए दूसरे सबसे अच्छे विकल्प को जो त्याग किया जाता है वही अवसर लागत होती है। गिफिन वस्तुएं, ये घटिया वस्तुएं हैं जिन पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। इनकी कीमत बढ़ने पर इनकी मांग भी बढ़ जाती है और कीमत घटने पर मांग घट जाती है। बेबलेन वस्तुओं की अगर बात करें तो ये दिखावे वाली विलासिता की वस्तुएं हैं, जैसे हीरे हैं, रोलेक्स घड़ी हैं, जिनकी कीमत जितनी ज़्यादा होती है अमीर लोग उन्हें उतना ही ज़्यादा खरीदते हैं। हिंदू वृद्धि दर की अगर बात करें तो यह शब्द प्रोफेसर राजकृष्ण ने दिया था। इसका संबंध 1950 से 1980 के बीच भारत की GDP की धीमी विकास दर है। इसका किसी धर्म से कोई संबंध नहीं है। ग्रीन GDP की अगर बात करें तो देश की कुल GDP में से जब पर्यावरण को हुए नुकसान, प्रदूषण, जंगल कटना की लागत को घटा दिया जाता है तो उसे ग्रीन GDP कहते हैं। प्रत्यक्ष कर, वह कर जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसी को चुकाना पड़ता है। इसे किसी और पर टाला नहीं जा सकता।
जैसे आयकर हो गया यानी कि आपका इनकम टैक्स, निगम कर हो गया यानी कि कारपोरेट टैक्स। अप्रत्यक्ष कर की बात करें, इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें, तो लगाया किसी और पर जाता है लेकिन भुगतान कोई और करता है। जैसे जीएसटी हो गया, उत्पाद शुल्क हो गया, सीमा शुल्क हो गया। हम साबुन खरीदते हैं तो टैक्स हम देते हैं जबकि लगाया कंपनी पर गया था। एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जब कोई विदेशी कंपनी भारत में आकर सीधे कोई फैक्ट्री या कारोबार स्थापित करती है या किसी भारतीय कंपनी में 10% से अधिक हिस्सेदारी खरीदती है तो वो एफडीआई होता है। एफआईआई की बात करें, विदेशी संस्थागत निवेश, जब विदेशी निवेशक भारत के शेयर बाजार में केवल पैसा लगाते हैं, शेयर खरीदते हैं, कंपनी नहीं लगाते, तो यह पैसा कभी भी वापस निकाला जा सकता है। बुल की बात करें, तेजड़िया की बात करें, तो शेयर बाजार का वह निवेशक जो यह सोचता है कि वह आने वाले समय में शेयरों के दाम बढ़ेंगे इसलिए वह शेयर खरीदता है। बियर मंदिड़िया, शेयर बाजार का वह निवेशक जिसे लगता है कि बाजार गिरेगा इसलिए वह अपने शेयर जल्दी जल्दी बेचने लगता है। ब्लू चिप कंपनी कौन होती है? शेयर बाजार की ऐसी बड़ी, पुरानी और भरोसेमंद कंपनियां जो लगातार अच्छा मुनाफा देती हैं और उनमें जोखिम बहुत कम होता है, जैसे रिलायंस है, टीसीएस है, टाटा है। तो ये क्या, कौन सी कंपनियां हैं? ये ब्लू चिप कंपनियां हैं। यूनिकॉर्न कौन होते हैं? कोई भी ऐसा नया स्टार्टअप जिसका बाजार मूल्य $1 बिलियन लगभग 8300 करोड़ रुपए को पार कर जाए तो क्या कहलाता है? यूनिकॉर्न कहलाता है। तो यूनिकॉर्न क्या है? कोई भी ऐसा नया स्टार्टअप जिसका बाजार मूल्य $1 बिलियन लगभग 8300 करोड़ रुपए को पार कर जाए। एंजल इन्वेस्टर कौन होते हैं? वे अमीर व्यक्ति जो किसी बिल्कुल नए स्टार्टअप को शुरू करने के लिए पहली बार आर्थिक मदद या फंडिंग देते हैं। कोर सेक्टर क्या है? भारत के बुनियादी ढांचे के 8 प्रमुख उद्योग हैं: कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली। एमएसएमई, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़। ये छोटे और मझोले कारखाने होते हैं जो भारत में कृषि के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार देते हैं। इनकी नई परिभाषा आई है, उसको जरूर ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और बैंकिंग प्रणाली की। आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग आयोग 1926 की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। तो जो आरबीआई की स्थापना है वो हिल्टन यंग आयोग 1926 में सिफारिश किया था जिसने, उसकी सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 में की गई। आरबीआई अधिनियम, इसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत की गई थी। शुरुआत में इसका मुख्यालय कलकत्ता में था जिसे 1937 में मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया और यह पूर्ण रूप से भारत सरकार के अधीन हो गया। आरबीआई के प्रथम गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ थे। प्रथम भारतीय गवर्नर की बात करें तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय आरबीआई गवर्नर सर सीडी देशमुख थे। वर्तमान गवर्नर, तो वर्तमान में 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं। उन्होंने 11 दिसंबर 2024 को अपना कार्यभार संभाला और वह आरबीआई के 26वें गवर्नर हैं। इनसे पहले शक्तिकांत दास थे। आरबीआई के कार्यों की अगर बात करें तो इसे बैंकों का बैंक और सरकार का बैंक कहा जाता है। इसका मुख्य काम मौद्रिक नीति बनाना, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना और मुद्रा जारी करना है। मुद्रा की छपाई की अगर बात करें तो भारत में 1 रुपए का नोट और सभी सिक्के भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है। रुपए 1 के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। अन्य नोटों की छपाई में 2 रुपए के नोट और उससे ऊपर के सभी नोट आरबीआई जारी करता है और उन पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। बैंक प्रेस की बात करें तो भारत में नोट छापने की 4 प्रेस हैं: देवास एमपी, नासिक महाराष्ट्र, मैसूर कर्नाटक और सालबनी वेस्ट बंगाल में। टकसाल मिंट, जहां सिक्के ढाले जाते हैं, ये 4 जगहें हैं: मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। रेपो रेट की अगर बात करें तो वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई देश के व्यावसायिक बैंकों जैसे एसबीआई, पीएनबी को अल्पावधि के लिए कर्ज देता है। ठीक है,
तो रेपो रेट क्या है? वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई देश के व्यावसायिक बैंकों जैसे एसबीआई, पीएनबी को अल्पावधि के लिए कर्ज देता है। इससे जुड़ा हुआ प्रश्न लेखपाल की परीक्षा में आया था। जबकि रेपो रेट कहीं पर भी आपको दिखेगी नहीं डायरेक्टली सिलेबस में लिखी हुई, लेकिन आपको ये पढ़ना है। ये अर्थव्यवस्था में तरलता, लिक्विडिटी को नियंत्रित करने का मुख्य उपकरण है। इसके बढ़ने से बैंकों के लिए कर्ज लेना महंगा हो जाता है, जिससे आम जनता के लिए होम लोन, कार लोन, ईएमआई महंगे हो जाते हैं। मुद्रास्फीति महंगाई को कम करने के लिए आरबीआई अक्सर रेपो रेट बढ़ा देता है। गारंटी क्या है? इसमें बैंक आरबीआई के पास स्वीकृत सरकारी प्रतिभूतियों को गारंटी के रूप में गिरवी रखते हैं। ठीक है, तो रेपो रेट आपको समझ में आ गई होगी कि वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई देश के व्यावसायिक बैंकों को अल्पावधि यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए कर्ज देता है। रिवर्स रेपो रेट क्या है? जब बैंकों के पास अतिरिक्त पैसा होता है तो वे उसे आरबीआई के पास जमा कर देते हैं। इस जमा पैसे पर आरबीआई उन्हें जो ब्याज देता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। यह बाजार से अतिरिक्त तरलता सोखने का काम करता है। जब यह दर बढ़ाई जाती है तो बैंक आम जनता को लोन देने के बजाय अपना पैसा आरबीआई के पास सुरक्षित रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। गारंटी की अगर बात करें तो इसमें आरबीआई बैंकों को उनके जमा पैसे के बदले सरकारी प्रतिभूतियां गारंटी के रूप में प्रदान करता है। बैंक दर की अगर बात करें तो वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घावधि के लिए कर्ज देता है। वर्तमान में इसका उपयोग मुख्य रूप से बैंकों पर जुर्माना लगाने के लिए किया जाता है यदि वे सीआरआर, एसएलआर मेंटेन नहीं करते हैं। यह दर हमेशा रेपो रेट से अधिक होती है। गारंटी इसमें बैंक को कर्ज लेने के लिए कोई संपत्ति या प्रतिभूति गिरवी नहीं रखनी पड़ती। यह अनसिक्योर्ड लोन होता है। तो बैंक दर क्या है? वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घावधि के लिए कर्ज देता है। सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात। बैंकों को अपनी कुल जमा राशि एनडीटीएल का एक निश्चित प्रतिशत केवल नगद के रूप में आरबीआई के पास सुरक्षित रखना होता है। इस जमा राशि पर बैंकों को आरबीआई से कोई ब्याज नहीं मिलता है। सीआरआर बढ़ने पर बैंकों के पास लोन देने के लिए पैसा कम बचता है, जिससे बाजार में पैसे की सप्लाई घटती है। एसएलआर क्या है? स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात। बैंकों को अपनी कुल जमा का एक हिस्सा स्वयं अपने पास अनिवार्य रूप से रखना होता है। तो ये क्या कहलाता है? एसएलआर कहलाता है, वैधानिक तरलता अनुपात कहलाता है, जिसमें बैंकों को अपनी कुल जमा का एक हिस्सा, यानी कि अगर बैंक के पास 100 जमा है तो उदाहरण के लिए 10 रुपए उसे अपने पास हमेशा रखने पड़ेंगे। कितना हिस्सा रखना पड़ेगा ये आरबीआई तय करता है। इसे नगद, कैश, सोना या सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रखा जा सकता है। बैंक इसका उपयोग किसी आपातकाल में खुद को दिवालिया होने से बचाने के लिए करते हैं। इस पर बैंकों को थोड़ा ब्याज सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त होता है, सीआरआर के विपरीत है। बात करते हैं एमएसएफ की, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की। आपातकालीन स्थिति में जब बैंकों को सिर्फ एक दिन के लिए पैसे की जरूरत होती है तो वे इसे दर पर आरबीआई से लोन लेते हैं। यह सुविधा केवल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों के लिए उपलब्ध है। इसमें बैंक अपनी एसएलआर कोटे की सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर लोन ले सकते हैं। यह दर हमेशा रेपो रेट से थोड़ी महंगी या अधिक होती है। एसडीएफ की बात करें तो स्थायी जमा सुविधा, यह अर्थव्यवस्था की तरलता, लिक्विडिटी को सोखने का नया उपकरण है जिसने रिवर्स रेपो रेट की जगह ले ली है। इसमें बैंक आरबीआई के पास बिना किसी सरकारी प्रतिभूति के पैसा जमा कर ब्याज कमाते हैं। ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, खुले बाजार की क्रियाएं। जब आरबीआई बाजार से तरलता पैसा खींचने या डालने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री करता है। एमपीसी, मौद्रिक नीति समिति, भारत में महंगाई को 4% के दायरे में रखना ±2% और नीतिगत दरें तय करने का काम यह समिति करती है। इसमें कुल 6 सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई से और 3 सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं। इसके अध्यक्ष आरबीआई गवर्नर होते हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहला चरण 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी सरकार ने 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था जिनकी जमा राशि 50 करोड़ रुपए से अधिक थी।
बैंकों का राष्ट्रीयकरण दूसरा चरण 15 अप्रैल 1980 को 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। वर्तमान में भारत में 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। आरआरबी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इनकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर ग्रामीण ऋण देने के लिए की गई थी। पहला आरआरबी प्रथमा बैंक मुरादाबाद यूपी था। आरआरबी की पूंजी हिस्सेदारी, आरआरबी में केंद्र सरकार 50% और राज्य सरकार 15% और प्रयोजक बैंक का 35% हिस्सा होता है। एनपीए क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बैंकों का वह कर्ज जिसकी ईएमआई या मूलधन लगातार 90 दिनों तक वापस नहीं आता है, उसे फंसा हुआ कर्ज या एनपीए गैर निष्पादित संपत्ति कहते हैं। यूपीएससी का पीवाईक्यू है, विगत परीक्षा में पूछा गया है। सीबीएस कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, यह बैंकों का एक नेटवर्क है जो ग्राहकों को अपनी बैंक शाखा के बजाय बैंक के किसी भी शाखा से अपने खाते का संचालन करने की सुविधा देता है, जैसे ई कुबेर आरबीआई का सीबीएस है। आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, बैंक से पैसा ट्रांसफर करने का सबसे तेज तरीका है। इसमें पैसे तुरंत ट्रांसफर होते हैं। इसकी न्यूनतम सीमा 2 लाख रुपए है और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, इसमें पैसा बैच में भेजा जाता है। इसमें पैसे भेजने की कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा नहीं है, 1 रुपए भी भेज सकते हैं। एनपीसीआई भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, भारत में सभी खुदरा डिजिटल भुगतानों का संचालन यही संस्था करती है। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। यूपीआई की बात करें तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसे एनपीसीआई ने 2016 में बनाया था। ये मोबाइल से बैंक टू बैंक तुरंत पैसे भेजने की स्वदेशी तकनीकी है। 2026 तक भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाला देश बन चुका है। ई रूपी की अगर बात करें तो यह एक डिजिटल वाउचर है जो लाभार्थी के मोबाइल पर एसएमएस या क्यूआर कोड के रूप में आता है। यह उद्देश्य विशिष्ट होता है, जिस काम के लिए दिया गया उसी में खर्च होगा। सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इसे ई रूपी या डिजिटल रुपए कहा जाता है। यह आरबीआई द्वारा जारी की जाने वाली कागजी मुद्रा का डिजिटल रूप है। यह पूरी तरह से वैध मुद्रा है। क्रिप्टो करेंसी की अगर बात करें तो यह ब्लॉकचेन तकनीकी पर आधारित आभासी मुद्रा है। इस पर किसी देश की सरकार या रिजर्व बैंक का नियंत्रण नहीं होता है, जैसे बिटकॉइन। भारत में यह लीगल टेंडर नहीं है, लेकिन इसके लाभ पर 30% टैक्स लगता है। ट्विन बैलेंस शीट समस्या, जब देश के बैंकों के पास बहुत अधिक एनपीए डूबा हुआ कर्ज हो जाए और कॉरपोरेट कंपनियों पर बहुत अधिक कर्ज हो जाए तो अर्थव्यवस्था इसी दोहरी समस्या में फंस जाती है, यानी कि बैंक भी संकट में है और कॉरपोरेट कंपनियां भी संकट में है। बैड बैंक क्या है? यह कोई सामान्य बैंक नहीं है जहां आप खाता खोलें। इसका काम बैंकों के एनपीए खराब लोन को खरीदना और उसे वसूल कर बैंकों की बैलेंस शीट को साफ करना है। सिविल स्कोर क्या है? तो यह 300 से 900 के बीच का एक नंबर है जो किसी व्यक्ति की लोन चुकाने की साख का दर्शाता है। 750 से ऊपर का स्कोर लोन लेने के लिए अच्छा माना जाता है। मुद्रा बैंक क्या है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, ये छोटे कारोबारियों, रेहड़ी पटरी, छोटे दुकानदार को बिना गारंटी लोन देने की योजना है। इसमें 3 श्रेणी है, शिशु 50,000 तक, किशोर 5 लाख तक और तरुण 20 लाख तक। बजट 2024-25 में तरुण की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई। नाबार्ड कृषि और ग्रामीण विकास के लिए लोन देने वाली भारत की सर्वोच्च संस्था है। ये सीधे जनता को लोन नहीं देती, बल्कि ग्रामीण बैंकों को फंड देती है। सहकारी बैंकों की अगर बात करें तो ये नो प्रॉफिट नो लॉस के सिद्धांत पर चलते हैं। इनका गठन राज्य सरकारों की सहकारी समिति अधिनियम के तहत होता है, लेकिन इनका नियमन आरबीआई करता है। वित्तीय समावेशन की अगर बात करें तो समाज के सबसे गरीब और पिछड़े वर्ग को सस्ती दरों पर बैंकिंग, बीमा और पेंशन की सुविधाओं से जोड़ना, जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना। अब हम बात करेंगे बजट की, इसके घटक की और कर प्रणालियों की। बात करें बजट की तो बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के बॉजेट से बना है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। संविधान में बजट, भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख कहीं नहीं है।
अनुच्छेद 112 में इसे वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। भारत का पहला बजट 1860 में जेम्स विल्सन ने पेश किया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को भारत के पहले वित्त मंत्री आर के षणमुखम चेट्टी ने पेश किया था। गणतंत्र भारत का पहला बजट 1950 में गणतंत्र लागू होने के बाद जॉन मथाई ने पेश किया। सर्वाधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम है। वर्तमान जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने 9 बजट पेश किए हैं। रेल बजट का विलय 1924 में एक वर्थ समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था, लेकिन 2017-18 में विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर इसे फिर से आम बजट में मिला दिया गया। बजट पेश करने का समय 2017 से पहले बजट फरवरी के आखिरी दिन पेश होता था, लेकिन अब यह 1 फरवरी को पेश किया जाता है। पेपरलेस बजट भारत के इतिहास का पहला डिजिटल या पेपरलेस बजट 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया था। अंतरिम बजट की अगर बात करें तो जब सरकार का कार्यकाल खत्म होने वाला होता है और चुनाव करीब होते हैं, तब चुनावी वर्ष में कुछ महीनों के खर्च के लिए अंतरिम बजट लाया जाता है। इसे वोट ऑन अकाउंट भी कहते हैं। राजस्व प्राप्तियां सरकार की वह कमाई जिससे सरकार पर कोई कर्ज नहीं बढ़ता और ना ही कोई संपत्ति घटती है। सभी प्रकार के टैक्स, चालान, ब्याज प्राप्ति। पूंजीगत प्राप्तियों की अगर बात करें तो सरकार का वह पैसा जिससे या तो सरकार पर कर्ज बढ़ता है या सरकार की संपत्ति कम होती है, जैसे विश्व बैंक से लोन लेना या एयर इंडिया को बेचकर विनिवेश पैसा कमाना। राजस्व व्यय क्या है? सरकार के रोजमर्रा के खर्चे जिनसे देश में कोई नई संपत्ति नहीं बनती है, जैसे सरकारी कर्मचारियों का वेतन, पेंशन और सब्सिडी देना। पूंजीगत व्यय क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपेक्स। सरकार का वह खर्च जिससे देश में लंबे समय तक चलने वाली संपत्तियां बनती हैं, जैसे हाईवे बनते हैं, अस्पताल बनते हैं, बुलेट ट्रेन बन रही है, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। यह अर्थव्यवस्था के लिए सबसे अच्छा खर्च माना जाता है। बजटीय घाटा क्या है? जिसको बजट डेफिसिट कहते हैं। जब सरकार की कुल कमाई से उसका कुल खर्चा ज्यादा हो जाता है। कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां। राजकोषीय घाटा यानी कि फिस्कल डेफिसिट क्या है? कुल व्यय में से कुल प्राप्तियां घटा दें, लेकिन सरकार द्वारा लिए गए उधार को प्राप्तियों में से ना जोड़ें। आसान भाषा में सरकार को अपने खर्च पूरे करने के लिए बाजार से कितना उधार लेना पड़ रहा है, यह राजकोषीय घाटा है। प्राथमिक घाटा क्या है? यदि राजकोषीय घाटे में से सरकार द्वारा पुराने कर्जों पर चुकाए जा रहे ब्याज भुगतान को घटा दें तो प्राथमिक घाटा निकलता है। राजस्व घाटा की अगर बात करें तो जब सरकार के रोजमर्रा के खर्चे उसकी रोजमर्रा की कमाई से अधिक हो जाते हैं। शून्य आधारित बजट, इसमें पुराने वर्षों के खर्चों को आधार नहीं माना जाता। हर साल बजट शून्य से शुरू किया जाता है और हर नए खर्च को उचित ठहराना पड़ता है। भारत में सबसे पहले 1987 में राजीव गांधी सरकार ने इसे अपनाया था। आउटकम बजट, इसमें सरकार केवल पैसा आवंटित नहीं करती बल्कि यह तय करती है कि उस पैसे से क्या वास्तविक परिणाम या लक्ष्य प्राप्त हुआ है। जेंडर बजट क्या होता है? जब बजट में महिलाओं के विकास, शिक्षा और कल्याण के लिए विशेष रूप से फंड आवंटित किया जाता है। भारत में इसकी शुरुआत 2005-6 में हुई थी। घाटे की वित्त व्यवस्था, जब सरकार अपने घाटे को पूरा करने के लिए आरबीआई से नए नोट छपवाती है, इससे देश में मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई भयंकर रूप से बढ़ती है। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यह एक अप्रत्यक्ष और गंतव्य आधारित कर है जिसने भारत के अधिकांश अप्रत्यक्ष करों जैसे एक्साइज, वैट, सर्विस टैक्स को खत्म कर दिया है। जीएसटी संविधान संशोधन, जीएसटी को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा 1 जुलाई 2017 से भारत में लागू किया गया। जीएसटी के स्लैब, जीएसटी 2.0 सुधार, नवीनतम जीएसटी सुधारों के तहत ढांचे को अत्यंत सरल कर दिया गया है। अब मुख्य रूप से केवल 5% और 18% के 2 प्रमुख स्लैब प्रभावी हैं। पुराने 12% और 28% स्लैब को हटा दिया गया है या उनका विलय कर दिया गया है।
अभी जो जीएसटी है उसमें या तो आपको 0% वाले सामान मिलते हैं, 5% वाले मिलते हैं, 18% वाले मिलते हैं। एक और नई जीएसटी है वो है 40%। वो उन पर लगती है जो विलासिता वाले हैं, तंबाकू है या अन्य प्रमुख महंगी चीजें हैं। जीएसटी से बाहर वस्तुएं, पेट्रोल, डीजल, शराब और बिजली को फिलहाल जीएसटी से बाहर रखा गया है। इन पर राज्यों का अपना टैक्स लगता है। जीएसटी परिषद की अगर बात करें तो इसका वर्णन अनुच्छेद 279 ए में है। इसके अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव यही परिषद करती है। जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है? भारत में जीएसटी बिल को पास करने वाला पहला राज्य असम था। विश्व में सबसे पहले जीएसटी फ्रांस में 1954 ने लागू किया था। प्रत्यक्ष करों की सूची: आयकर, निगम कर और जो कंपनियों के मुनाफे पर लगता है वो कॉरपोरेट टैक्स होता है, निगम कर होता है। संपत्ति कर यानी कि वेल्थ टैक्स और पूंजीगत लाभ कर यानी कि कैपिटल गेन टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या है? जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती है कर की दर भी बढ़ती जाती है। भारत का आयकर इसी प्रणाली पर आधारित है। रिग्रेसिव टैक्स क्या है? इसमें गरीब और अमीर दोनों पर एक समान टैक्स लगता है, जिससे गरीबों पर ज्यादा बोझ पड़ता है। जैसे साबुन पर जीएसटी अमीर खरीदे या गरीब टैक्स बराबर है। आर्थिक सर्वेक्षण: ये बजट पेश होने से ठीक एक दिन पहले वित्त मंत्रालय द्वारा संसद में पेश किया जाता है। यह बताता है कि पिछले एक साल में अर्थव्यवस्था ने कैसा प्रदर्शन किया। सेस या उपकर: यह टैक्स के ऊपर लगने वाला अतिरिक्त टैक्स है जो किसी विशेष उद्देश्य जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि के लिए लगाया जाता है। सरचार्ज की अगर बात करें या अधिभार की बात करें तो यह भी टैक्स पर टैक्स है, लेकिन यह उन लोगों पर लगाया जाता है जिनकी आय बहुत अधिक है, जैसे 50 लाख से ऊपर होती है। इसका कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता। FRBM एक्ट 2003, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। इस कानून का मुख्य उद्देश्य सरकार को अनुशासन में रखना है ताकि राजकोषीय घाटा नियंत्रण से बाहर ना जाए। चालू खाता घाटा, करंट अकाउंट डेफिसिट: जब भारत के का कुल आयात विदेशों से सामान मंगाना उसके कुल निर्यात विदेशों के बेचने से बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो चालू खाता घाटा होता है। अवमूल्यन क्या है? डिवैल्यूएशन का है। जब कोई देश जानबूझकर अपनी मुद्रा रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले कम कर देता है, इससे देश के निर्यात सस्ते हो जाते हैं और आयात महंगे हो जाते हैं। भारत में अब तक 3 बार अवमूल्यन हुआ है: 1949, 1966 और 1991। विनिवेश क्या है? जब सरकार अपनी किसी सरकारी कंपनी के कुछ शेयर या पूरी कंपनी को प्राइवेट कंपनियों या जनता को बेच देती है, जैसे LIC का IPO लाना या एयर इंडिया को टाटा को बेच देना। FPI क्या है? विदेशी पोर्टफोलियो निवेश: जब विदेशी निवेशक भारत के शेयर बाजार, बांड आदि में निवेश करते हैं जिससे उन्हें कंपनी का कोई प्रबंधन अधिकार नहीं मिलता है। हवाला क्या है? यह बिना किसी बैंक के माध्यम के अवैध तरीके से विदेशों से पैसे भेजने या मंगवाने का एक नेटवर्क है। इसे मनी लॉन्ड्रिंग, काले धन को सफेद करने का हिस्सा माना जाता है। अब हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की यात्रा 1947 से वर्तमान 2026 तक। ये शुरू होती है योजना आयोग से। 15 मार्च 1950 को केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर इसका गठन हुआ। इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। अब इसे खत्म कर दिया गया है। एनडीसी यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952 को बनी। पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी देने का काम इसी का था। इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते थे। प्रमुख पंचवर्षीय योजनाओं की बात करें तो पहली योजना 1951 से 56 तक चलती है। यह हैराड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसकी सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि थी। भाखड़ा नागल, हीराकुंड जैसी बांध इसी दौरान बने थे। दूसरी योजना है 1956 से 61 तक की, जो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य था भारी उद्योग का विकास। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला स्टील प्लांट इसी योजना के दौरान लगे। तीसरी योजना है 1961 से 66। इसका लक्ष्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना, लेकिन भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 और भयंकर सूखे के कारण ये योजना सबसे विफल रही। योजना अवकाश प्लान हॉलीडे 1966 से 1969।
तीसरी योजना की विफलता के कारण 3 साल तक कोई पंचवर्षीय योजना नहीं आई, केवल एक एक साल की वार्षिक योजनाएं चली। पांचवी योजना की बात करें तो 1974 से 78 तक है ये। इसका मुख्य नारा गरीबी हटाओ था। यह योजना 4 साल में ही मोरारजी देसाई की जनता सरकार द्वारा रोक दी गई थी। रोलिंग प्लान की बात करें तो अनवरत योजना 1978 से 80, जनता पार्टी सरकार द्वारा इसे गुन्नार मॉडल के मॉडल पर लाया गया था। आठवीं योजना 1992 से 97, यह जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। इसमें मानव संसाधन विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया। यह योजना बहुत सफल रही। 12वीं योजना 2012 से 2017, यह भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसका लक्ष्य तीव्र, धारणीय और अधिक समावेशी विकास था। हरित क्रांति की अगर बात करें तो यह 1966 से 67, इसका उद्देश्य उच्च उपज वाले बीजों और उर्वरकों से कृषि उत्पादन बढ़ाना था। भारत में इसके जनक एम.एस. स्वामीनाथन थे। विश्व में नॉर्मन बोरलॉग थे। इसका सबसे ज़्यादा फायदा गेहूं और चावल की फसल को, खासकर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी को हुआ था। श्वेत क्रांति की बात करें, व्हाइट रिवॉल्यूशन की बात करें, ये 1970 में आता है। इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। यह दुग्ध उत्पादन, मिल्क से संबंधित है। इसके जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन अमूल के संस्थापक थे। पीली क्रांति की बात करें तो ये तिलहन, ऑयल सीड्स जैसे सरसों, सोयाबीन के उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति की बात करें, ब्लू रिवॉल्यूशन की बात करें तो मत्स्य या मछली उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली और प्याज उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। बात करते हैं आर्थिक संकट 1991 की। भारत के पास विदेशों से सामान खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ 14 से 15 दिनों का बचा था। इसे भुगतान संतुलन संकट कहा जाता है। एलपीजी सुधार 1991, उस समय प्रधानमंत्री पीबी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। उन्होंने अर्थव्यवस्था को खोलने के लिए एलपीजी यानी कि उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन, वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन मॉडल लागू किया। इसे राव मनमोहन मॉडल भी कहते हैं। उदारीकरण में उद्योगों पर से सरकारी लाइसेंस और प्रतिबंधों को खत्म करना या आसान बनाना, इसे लाइसेंस राज की समाप्ति भी कहा जाता है। वैश्वीकरण की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, विदेशी कंपनियों को भारत में व्यापार की छूट देना। विमुद्रीकरण की अगर बात करें तो जब सरकार पुरानी करेंसी को कानूनी रूप से बंद करके नई करेंसी लाती है तो काले धन और जाली नोटों को रोकने के लिए, तो ये विमुद्रीकरण कहलाता है। भारत में ये मुख्य रूप से 3 बार हुआ, 1946 में, 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार में और 8 नवंबर 2016 को नरेंद्र मोदी की सरकार में, जब 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे। आईबीसी की बात करें, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड 2016 की बात करें तो दिवाला और दिवालियापन संहिता, ये उन कंपनियों को तेजी से बंद करने या उबारने का कानून है जो बैंकों का लोन नहीं चुका पा रही है। नीति आयोग की बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह इसे बनाया गया। यह सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करता है। नीति आयोग की संरचना 2026, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष श्री अशोक कुमार लाहिड़ी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ सुश्री निधि छिब्बर है, जिन्हें अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है। मेक इन इंडिया की बात करें तो 25 सितंबर 2014 को लॉन्च होती है। इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक विनिर्माण का केंद्र बनाना है। इसका लोगो शेर है जो गियर से बना है। बात करते हैं पीएलआई स्कीम की, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। भारत में चीज़ों को बनाने के लिए इसमें कंपनियों को भारत में फैक्ट्री लगाने और उत्पादन बढ़ाने पर सरकार की ओर से नगद इनाम दिया जाता है। कोविड-19 प्रभाव और वी शेप रिकवरी। 2020-21 में कोविड के कारण भारत की जीडीपी वृद्धि दर निगेटिव 5.8 चली गई थी, नकारात्मक हो गई थी। लेकिन अगले ही साल ये तेजी से बाउंस बैक हुई, जिसे अर्थशास्त्र में बी आकार की रिकवरी कहते हैं। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 2026 तक का लक्ष्य। वर्तमान मई 2026 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, जिसने जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ दिया। के आकार की रिकवरी
जब अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा जैसे अमीर लोग या आईटी सेक्टर तेजी से अमीर होता जाए, लेकिन दूसरा हिस्सा जैसे गरीब छोटे व्यापारी और नीचे चला जाए, आलोचक मानते हैं कि ये कोरोना के बाद यही हुआ है। आत्मनिर्भर भारत मई 2020 में कोविड महामारी के दौरान घोषित। इसके उद्देश्य आयात पर निर्भरता कम करना और लोकल सप्लाई चेन को मजबूत करना है। एफडीआई लिमिट्स की अगर बात करें तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स लिमिट्स, सरकार ने कई क्षेत्रों में 100% एफडीआई की अनुमति दे दी है ऑटोमेटिक रूट से, लेकिन रक्षा और बीमा क्षेत्र में यह सीमा 74% कर दी गई है। पीएम गतिशक्ति योजना देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेलवे, पोर्ट्स के विकास में मंत्रालयों के बीच तालमेल बैठाने के लिए 100 लाख करोड़ का मास्टर प्लान है। अमृतकाल की बात करें तो भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने से लेकर 100 वर्ष पूरे होने 2047 तक 25 वर्षों की अवधि को अमृतकाल नाम दिया गया है, जिसमें विकसित भारत 2047 का लक्ष्य रखा गया है। गिग इकॉनमी क्या है? वह अर्थव्यवस्था जहां लोग स्थायी कर्मचारी के रूप में काम नहीं करते बल्कि ठेके या फ्रीलांसर के रूप में काम करते हैं, जैसे जोमेटो, स्विगी, उबर के डिलीवरी बॉय और ड्राइवर। डार्क स्टोर्स क्या है? ब्लिंकिट या जेप्टो जैसे 10 मिनट डिलीवरी कंपनियों के गोदाम जो सिर्फ ऑनलाइन डिलीवरी के लिए होते हैं, ग्राहक वहां जाकर सामान नहीं खरीद सकता। मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण, आरबीआई और सरकार के बीच समझौता है कि देश में महंगाई को हमेशा 4%, जिसमें 2% ऊपर या नीचे की छूट है, यानी कि 2% से 6% के बीच में रखा जाएगा। आधार वर्ष जीडीपी या महंगाई को मापने के लिए एक पुराने साल को आधार माना जाता है ताकि कीमतों की तुलना की जा सके। पुराना आधार वर्ष 2011-12 था और वर्तमान में ये 2022-23 कर दिया गया है। जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड जीडीपी निकालने का एक तरीका है। यह अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र, कृषि, उद्योग, सेवा में जो मूल्य जोड़ा गया है उसकी गणना करता है। जीडीपी इक्वल टू जीवीए प्लस टैक्स माइनस सब्सिडीज होता है। फॉरेक्स रिजर्व की अगर बात करें तो विदेशी मुद्रा भंडार जिसे आरबीआई रखता है, इसमें 4 चीजें शामिल होती हैं: विदेशी मुद्रा, डॉलर, पाउंड आदि, सोना, एसडीआर और आईएमएफ के पास आरक्षित निधि। एसडीआर क्या है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स है। इसे कागजी स्वर्ण भी कहा जाता है। ये आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक विशेष मुद्रा है। फेमा क्या है? विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम है, 1999 में बना। इसका उद्देश्य विदेशी मुद्रा से जुड़े अपराधों को रोकना और व्यापार को सुविधाजनक बनाना है। इसने पुराने कानून फेरा की जगह ली। बात करते हैं पीएम स्वनिधि योजना की। स्ट्रीट वेंडर्स, रेहड़ी पटरी वालों को अपना काम फिर से शुरू करने के लिए 10,000 और बाद में 20,000, 50,000 का बिना गारंटी वाला कर्ज देने की योजना है। पीएम किसान सम्मान निधि छोटे और सीमांत किसानों को प्रति वर्ष 6,000 की नगद सहायता देता है, 2,000 की 3 किस्तों में, और ये सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होती है। वित्तीय वर्ष क्या होता है? भारत में लेखांकन का वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। आरबीआई का लेखा वर्ष पहले जुलाई-जून था, लेकिन 2020-21 से इसे 1 अप्रैल से 31 मार्च कर दिया गया। डंपिंग क्या है? जब कोई देश जैसे चीन जानबूझकर किसी दूसरे देश के बाजार को तबाह करने के लिए अपना माल उत्पादन लागत से भी कम कीमत पर बेचने लगता है। इसे रोकने के लिए सरकार एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती है। एसईजेड क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र। देश के भीतर ऐसे क्षेत्र जहां टैक्स के नियम बहुत आसान होते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य देश से निर्यात को बढ़ावा देना है। भारत का पहला ईपीजेड 1965 में कांडला, गुजरात में बना था। ईवे विल जीएसटी के तहत अगर 50,000 रुपए से अधिक का माल एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रकों से भेजा जाता है तो इसके लिए ऑनलाइन ईवे बिल जनरेट करना अनिवार्य है। ओएनडीसी क्या है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। यह सरकार द्वारा समर्थित ई कॉमर्स नेटवर्क है जो छोटे दुकानदारों को अमेजन और फ्लिपकार्ट की दादागिरी से बचाने और उन्हें ऑनलाइन माल बेचने के लिए मदद करने के लिए शुरू किया गया है। अब हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख संस्थानों की और इंडेक्स की।
आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेबी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, इसकी स्थापना 1988 में हुई, लेकिन इसे वैधानिक मान्यता 1992 के एक्ट से मिली। इसका काम शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड को नियंत्रित करना है और निवेशकों को बचाना है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। सेबी की पहली महिला प्रमुख माधवी पुरी बुच है और सेबी की अध्यक्ष बनने वाली ये पहली महिला है। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका मुख्यालय भी पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है और ये कब स्थापित हुई ये भी पूछा जाता है, ये किसके लिए कार्य करता है ये भी पूछा जाता है और किस समिति की सिफारिश पर यह स्थापित हुई है ये भी पूछा जाता है। तो ये एक एक बिंदु इससे जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। बी शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है और एक कृषि और ग्रामीण विकास का सबसे बड़ा बैंक है। सिडबी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है। स्थापना 1990 में हुई। यह एमएसएमई सूक्ष्म और लघु उद्योगों को ऋण देने वाली सर्वोच्च संस्था है। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। एक्सिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, स्थापना 1982 में होती है। यह भारत से आयात और निर्यात करने वाली कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। IRDAI भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, स्थापना 1999 में होती है मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर। यह भारत में LIC, हेल्थ इंश्योरेंस आदि सभी बीमा कंपनियों को रेगुलेट यानी कि नियंत्रित करता है। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। ट्राई भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, स्थापना 1997 में होती है। यह भारत में जियो, एयरटेल, वी जैसे सभी टेलीकॉम कंपनियों के नियमों को तय करता है, लेकिन वर्तमान समय में ये उतना प्रभावी नहीं रह गया है जो देखने को मिल रहा है। कंपनियां जब चाहती हैं तब दाम बढ़ा देती हैं और जैसी चाहे वैसी सर्विस देती हैं, जिस पर ट्राई कोई भी रेगुलेशन नहीं लगा रहा है। तो कुछ खामियां तो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, लेकिन परीक्षा के लिए आपके लिए ये उपयोगी नहीं है जो मैंने अभी 2-3 बातें की हैं। वित्त आयोग की बात करें, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति हर 5 साल में इसका गठन करते हैं। इसका मुख्य काम केंद्र सरकार द्वारा वसूले गए टैक्स के पैसों को केंद्र और राज्यों के बीच बांटना है। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर NK सिंह थे। वर्तमान में 2026 के संदर्भ में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष ही हैं ये। PFRDA की बात करें तो पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, ये भारत में NPS, नेशनल पेमेंट सिस्टम और अटल पेंशन योजना को नियंत्रित करने वाली संस्था है। EPFO की बात करें, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की बात करें तो यह भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन काम करता है और वेतनभोगी कर्मचारियों के PF का प्रबंधन करता है। CSO और NSSO का विलय, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना CSO केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता था और गरीबी बेरोजगारी के आंकड़े NSSO जुटाता था। 2019 में इन दोनों को मिलाकर NSO राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय बना दिया गया है। FCI भारतीय खाद्य निगम की बात करें तो स्थापना 1965 में होती है। यह सरकार की ओर से किसानों से MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदता है और उसे गरीबों में बांटने PDS राशन के लिए सुरक्षित गोदामों में रखता है। CACP की बात करें तो कृषि लागत और मूल्य आयोग, यह संस्था सरकार को 22 फसलों के लिए MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस की सिफारिश करती है। गन्ने के लिए FRP लागू होता है। NHB की बात करें, राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना 1988 में होती है। यह हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों, घर बनाने के लिए लोन देने वाली कंपनियों का विनियामक है। पहले यह RBI के अधीन था, अब सरकार के अधीन है। BSE की बात करें, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, स्थापना 1875 में हुई। यह एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है। इसका मुख्यालय दलाल स्ट्रीट मुंबई में है। इसका सूचकांक सेंसेक्स कहलाता है, जिसमें 30 सबसे बड़ी कंपनियां शामिल हैं। NSE की बात करें, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, स्थापना 1992 में फेरवानी समिति की सिफारिश पर होती है। यह भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। इसका सूचकांक निफ्टी 50 कहलाता है, जिसमें 50 बड़ी कंपनियां शामिल होती हैं। विश्व बैंक और IMF, इन दोनों की स्थापना 1944 के ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में हुई थी।
इसलिए इन्हें ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा बहनें भी कहा जाता है। दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। डब्ल्यूटीओ की बात करें, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को गैट के स्थान पर हुई थी। तो पहले एक संस्था थी गैट, अब उसके स्थान पर डब्ल्यूटीओ की स्थापना होती है। कब? 1 जनवरी 1995 को। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। यह दो देशों के बीच व्यापार के नियम बनाता है। नवरत्न और महारत्न कंपनियां भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम, जिन कंपनियों को लगातार 3 साल तक औसत शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ रुपए से अधिक होता है, उन्हें महारत्न का दर्जा मिलता है। जैसे भेल है, ओएनजीसी है, एनटीपीसी है, सैल है। मानव विकास सूचकांक की बात करें, एसडीआई की बात करें, तो इसे यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। इसका निर्माण पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक और भारतीय अमर्त्य सेन ने किया था। इसके 3 आधार हैं: जीवन प्रत्याशा, उम्र, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई भारत में राष्ट्रीय स्तर पर नीति आयोग इसे जारी करता है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर जैसे बिजली, पानी, रसोई गैस या नहीं के आधार पर गरीबी मापी जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है? कई बार परीक्षाओं में पूछ ली जाती है, जिसे छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। ये भारतीय कृषि में सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसमें किसी काम में जरूरत से ज्यादा लोग लगे होते हैं। अगर उनमें से कुछ को हटा भी दिया जाए तो कुल उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का तात्पर्य है कि एक खेत है परिवार के बीच में, 5 लोगों का परिवार है, 1 या 2 खेत हैं और वो पांचों लोग उसी खेत में लगे रहते हैं। तो उससे क्या होता है? ये प्रच्छन्न बेरोजगारी में आता है कि एक खेत के पीछे 5 लोग लगे हैं, अगर उनको 5 में से 2 लोगों को आप हटा दें तो भी उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 लोग भी बहुत आसानी से वो काम कर लेंगे। तो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। मौसमी बेरोजगारी क्या है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जब लोगों को साल के कुछ ही महीनों में काम मिलता है, जैसे आइसक्रीम बेचने वाले या खेतों में कटाई के समय मजदूर। घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या है? जब कोई व्यक्ति एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी ढूंढ रहा होता है तो बीच के कुछ दिनों की बेरोजगारी को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या है? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, जब बाजार में तकनीकी बदल जाए, जैसे कंप्यूटर आने से टाइपराइटर वालों की नौकरी चली गई। भारत में यह बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है। गिल्ट एज्ड मार्केट, यह सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार है। चूंकि सरकार कभी पैसा लेकर भागती नहीं है, इसलिए इसे सबसे सुरक्षित निवेश, सोने के किनारे वाला बाजार माना जाता है। वार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली, पैसे के आविष्कार से पहले का सिस्टम जहां लोग सामान के बदले सामान खरीदते और बेचते थे, जैसे 1 किलो गेहूं के बदले 1 किलो चावल लेना। हॉट मनी क्या है? विदेशी संस्थागत निवेशकों एफआईआई का वह पैसा जो बहुत जल्दी मुनाफा कमाने के लिए एक देश के शेयर बाजार से दूसरे देश में अत्यंत तेजी से स्थानांतरित होता रहता है। सॉफ्ट करेंसी और हार्ड करेंसी, जिस मुद्रा करेंसी की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत ज्यादा होती है, जैसे डॉलर, यूरो, वह हार्ड करेंसी है। जिसकी मांग कम हो, जैसे रुपया, टका, यह सॉफ्ट करेंसी है। कॉल मनी क्या होती है? जब एक बैंक दूसरे बैंक से केवल 1 दिन के लिए उधार लेता है तो उसे कॉल मनी कहते हैं। अगर 2 से 14 दिन के लिए हो तो नोटिस मनी कहते हैं। ट्रेडमार्क, पेटेंट और कॉपीराइट, यह बौद्धिक संपदा है। मशीन आविष्कार का पेटेंट होता है 20 साल के लिए। किताब, गाने का कॉपीराइट होता है जीवन भर के लिए और 60 साल, मृत्यु के बाद 60 साल के लिए। कंपनी के नाम, लोगों का ट्रेडमार्क होता है। एंजल टैक्स क्या है? जब कोई स्टार्टअप कंपनी अपनी असली कीमत से बहुत ज्यादा महंगे दाम पर शेयर बेचकर फंडिंग जुटाती है तो उस अतिरिक्त पैसे पर सरकार यह टैक्स लगाती है। बजट 2024-25 के बाद इसे पूरी तरह से समाप्त करने की घोषणा की गई है, जो 2026 तक लागू है। एफएसडीसी क्या है? वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद। इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। इसके अध्यक्ष केंद्रीय वित्तीय मंत्री होते हैं। इसका काम आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई, पीएफआरडीए के बीच तालमेल बिठाना है। बेसल नॉर्म्स क्या है? बेसल स्विट्जरलैंड का एक शहर है। वहां से दुनिया भर के बैंकों के लिए नियम बनते हैं ताकि बैंक दिवालिया ना हो। भारत में वर्तमान में बेसल 3 के नियम लागू हैं। कार
CAR या CRAR, पूंजी पर्याप्तता अनुपात। यह बैंकों द्वारा रखे जाने वाले आपातकालीन फंड का प्रतिशत है। अगर बैंक ने जो लोन दिए हैं वो डूब भी जाए तो बैंक को बचाने के लिए वह अपनी पूंजी सुरक्षित रखी जाती है। RBI के अनुसार यह 9% होना चाहिए। स्विफ्ट क्या है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन। जब आप विदेश में पैसा भेजते हैं या मंगाते हैं तो बैंकों के बीच सुरक्षित संदेश और कोड भेजने के लिए इसी नेटवर्क का उपयोग होता है। इसमें 8 या 11 कैरेक्टर का कोड होता है। IFSC क्या है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। यह 11 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक कोड है जो भारत में हर बैंक शाखा की पहचान करता है। शुरू के 4 अक्षर बैंक का नाम, 5वां शून्य और अंतिम 6 शाखा का कोड होता है। MICR कोड क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। यह बैंक चेक के नीचे छपा 9 अंकों का कोड होता है। इसका उपयोग चेक को तेजी से क्लियर पास करने के लिए मशीनों द्वारा किया जाता है। वर्तमान परिदृश्य में भारत डेमोग्राफिक डिविडेंड, युवा आबादी का लाभ के दौर से गुजर रहा है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे UPI, आधार, डिजिलॉकर के कारण भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। तो ये आज का आपका कंटेंट था जो भारतीय अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था के, अर्थशास्त्र के, बैंकिंग के, बजट के जो बुनियादी तथ्य हैं, बुनियादी कॉन्सेप्ट हैं, उनको समझने के लिए लाया गया था। आजकल का जो पैटर्न है एग्जाम में, आपने लेखपाल की परीक्षा में भी देखा होगा, अन्य परीक्षाओं में भी देखा होगा, अब कॉन्सेप्ट बेस्ड ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, फैक्चुअल प्रश्नों की संख्या कम हो गई है। तो इस प्रकार का कंटेंट आपको पढ़ना होगा, समझना होगा, याद करना होगा। अन्य कहीं आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिलने वाला। मैं आपके लिए ये कंटेंट लेकर आया हूँ और इसकी PDF लोअर PCS बैच में, पुलिस बैच में और UPSSC PT 2026 बैच में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अगर आप निरंतर तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे कंटेंट की तलाश में हैं, नोट्स की तलाश में हैं, तो हम आपको नोट्स अच्छे उपलब्ध करवाते हैं। स्क्रीन पर आपको WhatsApp नंबर दिख रहा है, वहाँ पर आप हमें मैसेज करके जुड़ सकते हैं। लोअर PCS के लिए बहुत अच्छा कंटेंट हम ऑलरेडी उपलब्ध करवा रहे हैं। सभी विषयों के नोट्स उपलब्ध हैं और साथ में वन लाइनर्स, PYQs, MCQs भी हम आपको समय समय पर प्रोवाइड करवाते रहेंगे। UPG के कंप्लीट आपको नोट्स मिल जाएंगे, PYQs भी मिल जाएंगे। और लेखपाल में बहुत अच्छा कंटेंट हमने प्रोवाइड करवाया था। जो बच्चे मैसेज करते हैं, बताते हैं कि उनके, एक बच्चे का मैसेज आया था कि एक प्रैक्टिस सेट से 35 नंबर का प्रैक्टिस सेट था जिसमें से 10 क्वेश्चन आए थे। तो उसने उसकी तारीख भी लिखकर भेजी है। अगर आप WhatsApp पर मैसेज करेंगे तो वो उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाऊंगा। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं अच्छे नोट्स के साथ तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर आपको पूरी डिटेल दिख रही है किस प्रकार आपको जुड़ना है। अच्छे से तैयारी करनी है, गंभीर होकर पढ़ाई करनी है तो आप हमारे साथ जुड़िए। बहुत सारा लाभ आपको होने पर मिलेगा। और ये लोअर PCS का कंटेंट ऐसा है, उसके द्वारा आप PCS प्री भी निकाल लेंगे। इतना बेहतरीन कंटेंट आपको लोअर PCS में दिया जाएगा। तो अभी करंट अफेयर्स का भी आपको नियमित कंटेंट मिलेगा। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा लाभ आपको मिलने वाला है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।